नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज उस शख्स की बात करने जा रहे हैं जिसको अंधेरी का किंग कहा जाता था, जो था बड़ा राजन का दोस्त और था छोटा राजन का सीनियर। उसको रवि पुजारी का गुरु कहा जाता था। जी हाँ, यहाँ बात कर रहे हैं श्रीकांत देसाई नानू उर्फ श्रीकांत मामा की। श्रीकांत मामा गुजरात फैमिली से बिलोंग करता था। अंधेरी में उसके माता पिता रहा करते थे। वागरी ट्राइब से ये लोग बिलोंग करते थे। उसके माता पिता रोज घर से निकलते पुराने कपड़ों के बदले में बर्तन दिया करते थे। मेहनत करने वाला उसका परिवार था। उस परिवार में श्रीकांत का जन्म हुआ। वो ज्यादा पढ़ लिख नहीं सका। उसने आगे चलकर ऑटो रिक्शा चलाने का काम करना शुरू कर दिया। ऑटो रिक्शा चलाते चलाते वो वर्दा राजन के टच में आ जाता है। आगे चलकर बड़ा राजन और छोटा राजन से उसकी मुलाकात हुई। श्रीकांत मामा बहुत दिलेर था। कहते हैं अंधेरी ईस्ट तेली गली इलाके में, जहां क्राइम ब्रांच का दफ्तर और कोर्ट था, उसके नजदीक एक नत्थू नाम का बदमाश रहा करता था। उसका इलाके में बहुत खौफ था। वो अपने हाथों से आदमी को बहुत बुरी तरह से मारता था। ऐसे ही एक दिन उसने एक आदमी की बहुत बुरे तरीके से पिटाई की, तो तभी श्रीकांत मामा ने उसको पकड़ा और उसके दोनों हाथों को पत्थरों से तोड़ दिए। उसने नत्थू को ऐसा मारा, सारी उम्र उसके हाथ काम नहीं कर सके। इस घटना के बाद लोग श्रीकांत मामा को हाथ तोड़ मामा कहने लगे थे। एक पुरुषोत्तम सोलंकी नाम का व्यक्ति था। वो व्यक्ति गुजरात का बदमाश हुआ करता था। वो अंडरवर्ल्ड में एक्टिव था। जब उसकी दुश्मनियां ज़्यादा बढ़ गई थी तो वो मुंबई छोड़ गुजरात चला जाता है। वो अंधेरी में कॉरपोरेटर रहा, फिर गुजरात में एमएलए बना और बाद में फिशरी मिनिस्टर रहा। सोलंकी श्रीकांत मामा का दोस्त था। एक बार दाऊद के शूटर्स ने उस पर गोलियां चलाई थी, मगर उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। जब वो गुजरात वापस चला गया था तो श्रीकांत मामा अकेला पड़ गया था। आगे चलकर श्रीकांत मामा डी कंपनी का बड़ा नाम बन गया था। बाद में श्रीकांत मामा ने अंधेरी कोला रोड पर नटराज स्टूडियो के पास अपना ऑफिस बना लिया। उस ऑफिस से अंडरवर्ल्ड की सारी एक्टिविटीज हुआ करती थी। वो वहाँ पर किसी को नहीं लाता था। बच्चों को घर पर अलग रखता था। वहीं उसकी पत्नी को सभी मामी बोला करते थे। उसके 2 बेटे और एक बेटी है। आज के दिन में तीनों की शादी हो चुकी है। एक बेटा विदेश में है, दूसरा मुंबई में एक अच्छी एमएनसी में काम करता है। आज भी उसकी पत्नी उसी घर में रहती है जिसमें एक समय श्रीकांत मामा रहा करता था। श्रीकांत मामा ने ही छोटा राजन की एंट्री डी कंपनी में करवाई थी। उस समय शरद शेट्टी डी कंपनी का खासम खास आदमी हुआ करता था। वहीं वो श्रीकांत मामा का जिगरी दोस्त था। दोनों अंधेरी में एक साथ काम किया करते थे। आगे चलकर दोनों अलग हो गए। 1993 के बाद शरद शेट्टी दाऊद इब्राहिम के साथ चला जाता है। वहीं श्रीकांत मामा गुजर चुका था। कहते हैं अगर वो जिंदा होता तो शरद शेट्टी और छोटा राजन की कभी दुश्मनी नहीं होती। शरद शेट्टी और श्रीकांत मामा ने एयरपोर्ट पर अपना कंट्रोल करके रखा था। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स श्रीकांत मामा के कब्जे में था। वहीं डी कंपनी की दूसरी चीजों को शरद शेट्टी देखा करता था, जैसे कि गोल्ड और अन्य स्मगलिंग के माल को वो देखता था। डी कंपनी के कार्गो में लोड करके जो हथियार आते थे उनको जल्दी से जल्दी मुंबई में पहुंचाया जाता था। एयर कार्गो पर पूरा कंट्रोल श्रीकांत मामा का था। वहाँ के यूनियन वर्कर्स का भी लीडर श्रीकांत मामा हुआ करता था। इस धंधे में कम से कम 450 से 500 लोग शामिल थे। एयरलाइन के एम्प्लॉय उसमें शामिल थे। इस लाइन में जो इन्वॉल्व हुआ करते थे उनमें से कुछ लोग फिल्म प्रोड्यूसर बन गए तो कुछ ने अपना बिजनेस कर लिया। एक सुधाकर बोकार्ड नाम का शख्स हुआ करता था। उसी तरह एक जेवियर मार्कस था। इनके पिता एक ज़माने में एयर इंडिया में काम किया करते थे। एयरपोर्ट में इनका अच्छा होल्ड था। मेजॉरिटी ऑफ लोडर जो थे वो महाराष्ट्रियन लड़के थे। श्रीकांत मामा अपनी भाषा से इनसे अच्छे से काम ले लिया करता था। उस समय इनका स्मगलिंग का काम 4 सेंटर से होता था। इनका पहला सेंटर था दुबई, जो कि बड़ा सेंटर था। दूसरा था सिंगापुर, तीसरा हांगकांग और चौथा बैंकॉक। यहाँ से हर तरह का सामान जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स गुड, कपड़ा, वीसीआर, टीवी, घड़ियां, एसी, हर महीने करोड़ों रुपयों की हैंडलिंग हुआ करती थी। श्रीकांत मामा के लोग कैश लेकर एयरपोर्ट के बाहर खड़े हो जाया करते थे। उनके पास लाखों में कैश होता था। अलग अलग गाड़ियों, टैक्सी पार्किंग लॉट में, कैंटीन में, कहीं भी जो इनका आदमी पकड़ा गया तो तभी पैसा देकर आदमी और सामान वहां से वो निकलवा लेते थे। कई कस्टम ड्यूटी वाले इसमें इनके साथ मिले होते थे। साइन कोलीवाड़ा के बहुत लड़के इसमें लगे हुए थे।
लादापाला नाम के दो भाई उस दौर में बहुत मशहूर हुआ करते थे। वो श्रीकांत मामा के बेहद ही खास हुआ करते थे। लादापाला के जरिए बहुत सारे पंजाबी लड़के जो के साइन कोलीवाड़ा के थे, वो श्रीकांत मामा से जुड़ रखे थे। वो लड़के एयरपोर्ट में काम किया करते थे, टैक्सी ड्राइवर के साथ उनके लिंक थे। श्रीकांत मामा के लड़कों की खुद की टैक्सी हुआ करती थी। पैसे देने वाला टैक्सी ड्राइवर भी इनका होता था। वहीं एक बॉडीगार्ड भी श्रीकांत मामा का हुआ करता था। पैसेंजर के भागने का कोई भी चांस नहीं था। जैसे ही उनको उनका सामान मिल जाता था, वो लोग टैक्सी में से सामान निकालकर उनको दे दिया करते थे। सदा मामा, बड़ा राजन और श्रीकांत मामा छोटा राजन से सीनियर हुआ करते थे। 1984 में जो जॉन परेरा की हत्या हुई थी, उस समय छोटा राजन इंडिया में ही था, वो दुबई में नहीं गया था। वो इतना बड़ा नहीं था। वहीं बड़ा राजन जिंदा था। वर्दा राजन प्लॉट पर कब्जे लिया करता था। वहां पर एक जॉन परेरा नाम का आदमी उनको कब्जा नहीं दे रहा था, तो वर्दा राजन ने बड़ा राजन को जॉन परेरा को मरवाने की सुपारी दे डाली। बड़ा राजन ने अपने लोगों को भेजा। छोटा राजन, श्रीकांत मामा, भरत नेपाली, रॉबर्ट का भाई बस्ताव क्रेडो गैंग में शामिल थे। वर्दा राजन से पैसे लेकर ये लोग जुहू चौपाटी पर जाते हैं और जॉन परेरा को उसकी बच्ची के सामने मौत के घाट उतार देते हैं। इसके बाद पुलिस के आगे वर्दा राजन ने अपने नकली लोगों को पेश कर दिया कि इन लोगों ने जॉन परेरा को मारा है। इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि ये लोग डमीज हैं। धीरे धीरे कर उन असली लोगों को पकड़ लिया गया, उन पर केस चला। छोटा राजन उस समय छोटा मोटा बदमाश हुआ करता था, उसका मुंबई में नाम नहीं था, मगर श्रीकांत मामा एक बड़ा नाम था। जॉन परेरा को मारने में श्रीकांत मामा सबसे आगे था। श्रीकांत मामा को गैंग में लोग इज्जत देकर बुलाते थे। शरद शेट्टी और श्रीकांत मामा एक दूसरे को भाई का दर्जा दिया करते थे। अशोक जोशी के मर्डर के बाद छोटा राजन को मुंबई छोड़ दुबई भागना पड़ा। दोस्तों, अशोक जोशी पर बना वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिसको देखना हो वो देख लीजिएगा। जब छोटा राजन अशोक जोशी को मारने के बाद दुबई भाग गया था, तो उस समय उसने श्रीकांत मामा की मदद ली। शरद शेट्टी ने राजन गैंग को वहां पर बुलाया। कुछ लोग दूसरे होटल में रहे तो कुछ इकबाल मिर्ची के होटल में ठहरे थे। छोटा राजन को दुबई में एडजस्ट किया गया। इसमें शरद शेट्टी ने उसकी मदद की थी। श्रीकांत मामा के पास एक समय एक लड़का काम किया करता था। वो उनके लिए चाय वगैरह लाता था। रवि पुजारी उसका नाम था। वो श्रीकांत मामा के लिए हेल्पर का काम किया करता था। श्रीकांत मामा का बोलने का तरीका प्यार भरा था। वो सबसे बनाकर रखता था। सभी लोग उसकी बात सुनते थे। एक बार साइन कोलीवाड़ा में एक हाउसिंग सोसाइटी बनी थी। उस सोसाइटी में ज्यादातर सिख कम्युनिटी के लोग रहते थे। उस सोसाइटी के 2 फ्लैट में नीचे गुरुद्वारा भी बनना था। तो छोटा राजन ने दुबई में बैठे बैठे अपने लोगों से काम को रुकवा दिया था। तो श्रीकांत मामा इसमें उतरते हैं। उन्होंने लोगों की मदद की। छोटा राजन के लोगों से श्रीकांत मामा ने बात की, उनको समझाया। श्रीकांत मामा ने गुरुद्वारा बनने में कोई भी अड़चन नहीं आने दी। 1991 में छोटा राजन डी कंपनी और श्रीकांत मामा में फर्क आना शुरू हो गया। स्मगलिंग को लेकर झगड़ा हुआ, जल्द समझौता भी हो जाता है। फरवरी 1993 में सोने की कंसाइनमेंट हवाई जहाज से आती है। दुबई एयरपोर्ट में रहमान नाम के व्यक्ति के साथ डी कंपनी की सांठगांठ हुआ करती थी। वो जहाज में सोना छिपा देता था। रहमान एयरपोर्ट पर मैनेजर की पोस्ट पर था। उसके अंडर कई वर्कर्स थे। वहीं श्रीकांत मामा की मुंबई एयरपोर्ट की इंडियन एयरलाइन अथॉरिटी के स्टाफ के साथ अच्छी बनती थी। जहाज के वॉशरूम के पैनल्स में से छिपे सोने को बाहर सफाई कर्मचारी निकाल कर आगे भेज दिया करते थे। कहते हैं ऐसे ही एक सोने की बड़ी कंसाइनमेंट पकड़ी जाती है। इसको लेकर डी कंपनी श्रीकांत मामा के पीछे लग जाती है। उन्होंने कहा ये तुम्हारी वजह से हुआ है जो हुआ है। श्रीकांत को डर था उस पर कभी भी हमला हो सकता है, तो वो अपने इलाके गुजरात में चला जाता है। क्राइम ब्रांच की एक टीम उसको ढूंढने में लग जाती है। कहते हैं अंडरवर्ल्ड वालों ने ही क्राइम ब्रांच वालों को कहा था कि श्रीकांत मामा को ढूंढकर उसको ठिकाने लगा दिया जाए, बदले में हम आपको इतने पैसे देंगे। किसी तरह श्रीकांत मामा के किसी करीबी ने
गुजरात के उस अड्डे के बारे में क्राइम ब्रांच वालों को बता दिया। टीम वहां पहुंची, गुजरात से पकड़कर उसको मुंबई ले आई। आर्या मिल्क कॉलोनी में क्राइम ब्रांच का सेफ हाउस था, वहां श्रीकांत मामा को रखा जाता है। इसके बाद श्रीकांत मामा की पत्नी को इन्फॉर्म किया जाता है कि आपका पति श्रीकांत हमारे पास है, इसको जिंदा चाहते हो तो आप 60 लाख रुपए सुबह तक लेकर आ जाओ। फोन पर उसकी पत्नी गिड़गिड़ाई, पति की जान की भीख मांगती रही। कहते हैं बाद में वो आर्या मिल्क कॉलोनी में मिलने भी गई। उसने अपने पति को देखा, वो जिंदा था। पुलिस वालों ने उसको कहा हमें श्रीकांत को मारने के लिए 50 लाख रुपयों की सुपारी मिली है, अगर आप इसको बचाना चाहते हो तो आपको 60 लाख रुपए देने होंगे। श्रीकांत की पत्नी वापस आती है और श्रीकांत के सभी दोस्तों से कहकर और खुद पूरी रात जागकर पैसा इकट्ठा करती है। 45 लाख रुपए इकट्ठा हो जाते हैं। वो सुबह 45 लाख लेकर घाटकोपर के 2 लड़कों के साथ टैक्सी लेकर वहां पहुंचती है। वो पुलिस वालों के आगे हाथ जोड़ती है कि शाम तक वो उनको बाकी का पैसा इकट्ठा करके दे देगी। वो उनसे 12 घंटे और मांगती है। बाकी के 15 लाख शाम तक देने की बात करती है, मगर पुलिस वाले नहीं मानते। उनको डर था कि रात तो जैसे तैसे निकल गई, अगर बाद में उसने किसी बड़े ऑफिसर के पास जाकर या मीडिया में जाकर सच बता दिया तो उन पर इंक्वायरी बैठ जाएगी, इससे वो पकड़े जा सकते हैं। जैसे ही श्रीकांत की पत्नी उनसे बात कर रही थी तो एक ऑफिसर दूसरे कमरे में जाकर दुबई फोन करता है और कहता है उसकी पत्नी हमारे पास 60 लाख रुपए लेकर बैठी है, कहो तो आपसे उसकी बात भी करवा सकता हूँ, अब आप बताइए क्या करना है। तो वहां से जवाब आता है हम आपको 1 करोड़ 20 लाख रुपए देंगे, इससे डबल देंगे, लेकिन आदमी खत्म होना चाहिए। श्रीकांत की पत्नी को घर भेज दिया गया और कहा कि हम अपने बड़े ऑफिसर से बात करके देखते हैं कि क्या किया जाता है। वो औरत वहां से चली जाती है। उसके जाने के थोड़ी देर बाद पुलिस वालों ने अपने बड़े ऑफिसर से इसको लेकर बात की। 1.5 घंटे के बाद खबर आई कि श्रीकांत मामा पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। अगर श्रीकांत मामा का अपने ही ग्रुप से लेन देन का मसला चल रहा था तो ये नहीं पुलिस इसमें उतर कर किसी का एनकाउंटर कर दे, क्योंकि स्मगलिंग का माल था। उनकी तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं की गई थी। किस बेस पर पुलिस उसको अरेस्ट करती है ये समझ से बाहर है। इसके बाद जब श्रीकांत की पत्नी सीनियर पुलिस ऑफिसर के पास शिकायत लेकर गई तो उन्होंने उल्टा उससे कहा कि तुम्हारे पास 45 लाख रुपए आए कहां से। उस औरत ने कहा उसने किसी से 5 लाख, किसी से 4 तो किसी से 3, 10 मेरे पास घर में पड़ा था। जब उन लोगों से पूछा तो वो लोग पुलिस के आगे नहीं बोलते कि उन्होंने पैसा दिया था। उन लोगों को डर था अगर उन्होंने पुलिस के आगे बयान दिया तो पुलिस उनके साथ कुछ भी कर सकती है। दुबई में बैठे कुछ लोगों को भी श्रीकांत की पत्नी ने फ़ोन किया था कि पैसों से उनकी मदद की जाए, उन्होंने कोई मदद नहीं की। तो यहाँ से कंफर्म होता है कि अपने लोगों ने ही श्रीकांत मामा को मरवाया था। मार्च 1993 में मुंबई में ब्लास्ट हो जाता है। पुलिस इस केस में लग जाती है। श्रीकांत के केस को बंद कर दिया गया। श्रीकांत मामा के मारे जाने के बाद रवि पुजारी को इससे काफी दुख पहुंचा था। रवि पुजारी को अब ये पता लगाना था कि श्रीकांत मामा की छिपे होने वाली जगह की खबर किसने लीक की। रवि पुजारी को पता चला कि बाला जाल्टे नाम का एक लड़का 1 हफ्ता पहले बेंड्रा यूनिट की क्राइम ब्रांच ने पकड़ा था। विजय सलास्कर और प्रदीप शर्मा उस समय वहां तैनात थे, तो शायद उस लड़के ने अपनी जान बचाने के लिए श्रीकांत मामा का पता बताया होगा। रवि पुजारी ने गुस्से में आकर बाला जाल्टे का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। बाद में पता चला कि उसका कोई कसूर नहीं था, उसने कोई खबर नहीं दी थी। फिर पता चला कि एक अनिल नाम का कोई लड़का है जो श्रीकांत मामा को मरवाने में शामिल है। 1994 में उसने उसकी भी हत्या कर दी। 6 महीने के बीच में रवि पुजारी ने 2 कत्ल कर दिए थे। रवि ने उनको उनके घर में घुसकर बड़ी दलेरी से मारा था। इन 2 हत्याओं के बाद रवि पुजारी का नाम हो गया था। शरद शेट्टी और रवि पुजारी एक ही इलाके के रहने वाले थे। इसके बाद वो छोटा राजन का खास बन जाता है। बहुत साल छोटा राजन ने उसको अपने साथ रखा। दुबई से जाने के बाद जब छोटा राजन ने बैंकॉक को अपना ठिकाना बना लिया था तो रोहित वर्मा के बाद जो छोटा राजन का सबसे भरोसेमंद आदमी था वो रवि पुजारी था। गैंग के लोग जो क्राइम का रास्ता छोड़ चुके हैं और इलाके के लोग ये कहते हैं अगर श्रीकांत मामा जिंदा होता तो शरद शेट्टी भी जिंदा होता। श्रीकांत मामा छोटा राजन को कभी भी शरद शेट्टी को मारने की इजाज़त नहीं देता। बताया तो ये भी जाता है कि जब छोटा राजन को
दाऊद गैंग से खतरा मंडराते दिख रहा था तो उसने शरद शेट्टी की मदद ली थी। शरद शेट्टी ने छोटा राजन को दुबई से भगाने में हेल्प की थी। मगर 2000 में जब छोटा राजन पर बैंकॉक में हमला हुआ था तो उसके बाद दोनों में दुश्मनी हो जाती है। वो झगड़ा इतना बढ़ गया था कि शरद शेट्टी का छोटा राजन ने मर्डर करवा दिया। दोस्तों, शरद शेट्टी पर बना वीडियो का लिंक भी हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिसको देखना हो वो देख लीजिएगा। आगे चलकर छोटा राजन को रवि पुजारी पर शक होने लगा कि कहीं इसने ही तो उसकी खबर डी कंपनी को नहीं दी। रवि पुजारी शरद शेट्टी के करीब था। एक समय रवि पुजारी श्रीकांत मामा और शरद शेट्टी के छोटे मोटे काम किया करता था। रवि पुजारी को भी पता चल गया था कि छोटा राजन उसके लिए खतरा है, इसलिए वो छोटा राजन को छोड़ अलग हो जाता है। रवि पुजारी ने एक समय छोटा राजन की बहुत सेवा की थी। आगे जाकर उसने अपनी अलग गैंग बनाई। वो अलग अलग देशों में जाकर रहने लगा। सेनेगल के कैपिटल डकार में जाकर सेटल हो जाता है और वहां से पकड़ा जाता है। तो दोस्तों, ये थी श्रीकांत मामा की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।